में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पर बीजापुर एसडीपीआई विंग की ओर से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों एक जो मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस ने एक वारदात की थी, जिसमें उसने एक 3 मुस्लिम लोगों और एक अपने खुद के एक साथी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसी का खंडन करते हुए आज शहर बीजापुर में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है एसडीपीआई की ओर से। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 बजरंग दल मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जुल्म सितम अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जुल्म सितम अब नहीं सहेंगे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। जो कत्ल का सिलसिला हुआ और अभी हरियाणा के अंदर मस्जिद को जलाया गया और वहाँ के इमाम को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। इस सिलसिले में हम लोग प्रोटेस्ट के लिए एसडीपीआई की जानिब से जमा हुए हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैं एसडीपीआई सिटी वाइस प्रेसिडेंट नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, आज हम जिस मकसद और जिस मुद्दे को लेकर यहाँ जमा हुए हैं, हम में से हर एक अच्छी तरह जानता है। एक पुलिस ऑफिसर जिसको हथियार दिए गए थे, जिसको वर्दी दी गई थी जनता की हिफाजत के लिए, जनता की सिक्योरिटी के लिए, जिसको वेपन फराहम किए गए थे ताकि जनता पर कोई आंच ना आए, कोई अगर जनता को परेशान करे तो वो उसको रोक सके। लेकिन हुआ क्या, जयपुर से निकलती है ट्रेन, मुंबई पहुंचने में बस 2-3 घंटे बाकी हैं और पता नहीं उसको क्या हो जाता है। और जाहिर सी बात है, इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। हमारे इंडियन मीडिया को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। इन्हीं की नफरत अंगेजियों से, नफरती बयानों की वजह से उस ऑफिसर के दिमाग में ऐसी नफरत भर गई, ऐसी नफरत भर गई कि बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के वो जाता है, खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करता है, चुन चुन करके उनको सीधे गोलियों से भून डालता है। और इतना ही नहीं, भूलने के बाद नाम किसका ले रहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता है और इसी तरह हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि कितने दिन गुजर गए, कितने घंटे गुजर गए, आज तक कोई स्ट्रांगली कंडेम उनकी तरफ से नहीं आया है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यह है कि अब अगर हम रास्तों पर नहीं निकल आएंगे, मैं मुसलमानों से साफ तौर पर कहूंगा, और सिर्फ मुसलमानों से नहीं, आदिवासी कबायली पुलिस ऑफिसर को भी उसने गोलियों से भून डाला है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जालिम और मजलूम का मसला है। जब तक हम सारे के सारे मजलूम एकजुट होकर, एकजा होकर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर के जालिम सरकार के मुकाबले के लिए रास्ता पर नहीं उतरेंगे, तब तक इसी तरह लाशें गिरती रहेंगी, तब तक इसी तरह आप लाशों को कंधों पर उठाते रहेंगे। इसीलिए बस सबसे बड़ी बात यह है कि हम एकजुट होकर, यकजा होकर, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर ओबीसी के जितने भी सारे माइनॉरिटीज हैं, उन सबको मिल करके एक प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद करनी चाहिए और रास्तों पर निकला जाना चाहिए।
ये कोई मामूली वाकया नहीं है, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए हमारी इंडिया की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, उसको इतनी भी शर्म नहीं कि वो शर्म से जो है अपना मुंह छुपा ले, बल्कि वो 2 कदम आगे बढ़ करके उसकी हिमायत कर रही है और ये कह रही है कि वो ज़हनी तौर पर मेंटली जो है थोड़ा सा बीमार था। अगर वो मेंटली इतना बीमार था तो उसने अब तक की सर्विस किस तरह से की है, और अगर वो मेंटली जो है कोई बीमार था, ज़हनी बीमार था, तो उसको वेपन कैसे फराहम किया गया भाई? अगर वो ज़हनी बीमार है तो किसी को भी गोली मार सकता है, उसको वेपन कैसे दिया गया? और अगर ज़हनी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी तो अपने आप को गोली मार लेता ना, ढूंढ करके कंपार्टमेंट में से खास कम्युनिटी के लोगों को, मुसलमानों को टारगेट करने से ये बात पता चलती है कि मीडिया की बातों से और हमारी जालिम सरकार की बातों से उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में ऐसी नफरत पैदा हो गई थी, ऐसी नफरत पैदा हो गई थी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ये काम किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि ये जो वाकया हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वही अकेला पुलिस नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे मुल्क का मीडिया भी है और हमारी जालिम सरकार भी है। तो एक साफ बात मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा कि अगर अब भी यानी इतना सब कुछ होने के बाद मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद। आज एसडीपीआई की जानिब से हमने एक एहतजाज मुनक्किद किया है। एहतजाज शुरू करने से पहले मैं एक शेर, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर बहुत याद आ रहा है। कहते हैं वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ये शेर याद आने के बाद आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नहीं रहा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक पर्टिकुलर टारगेट करके उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनकी कत्ल किए जा रहे हैं। फिर भी यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के सब लोग खामोश हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। एक हाल ही में एक ट्रेन में एक आरपीएफ पुलिस ऑफिसर, चेतन नाम एक आरपीएफ पुलिस ऑफिसर, जो मीडिया कह रही है कि वो 12 साल से एक एबनॉर्मल कंडीशन में था, एक एबनॉर्मल कंडीशन के एक ऑफिसर को, ये गवर्नमेंट को क्या हक था कि उसे एक ऑफिसर का रुतबा दिया जाए? एक ऑफिसर को 12 साल से तुम एक ड्यूटी पर रखते हो और फिर जब एक मुसलमान का कत्ल होता है तो उसे एक एबनॉर्मल करार देते हो। क्या एक मुसलमान की कोई जान की कीमत नहीं है? जब चाहे कोई अपने मन मर्जी से कुछ भी बना रहे हो। एक गोदी मीडिया, एक आज देश में जो इतना नफरत का माहौल पैदा करने वाली, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ये गोदी मीडिया का है। और इसके बाद सेकेंडरी सबसे बड़ा हाथ ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, यत्नाथ जैसे बड़े बड़े लीडर जो भड़काऊ स्पीच करते हैं, और बहुत सारे आरएसएस के लीडर्स जो भड़काऊ भाषण करते हैं और यंग जनरेशन का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। और यंग जनरेशन में जो आपस में जो राम और अब्दुल्ला नामी जो दो लोग दोस्त हुआ करते हैं, उन दोनों के बीच नफरत का माहौल पैदा करने के पीछे ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और ये गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। हम चाहते हैं ऐसी मीडिया को बाइकआउट किया जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स को कभी ड्यूटी पर ना लिया जाए, जो खाकी वर्दी में होने पर भी खाकी चड्डी पहनते हैं, ऐसे ऑफिसर को कभी ड्यूटी पर ना रखा जाए। हम देख रहे हैं कि खाकी वर्दी पहनते पर भी एक खाकी चड्डी के परेड में वो हमें नजर आते हैं। तो ऐसे ऑफिसर को हम रख के क्या करें? एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने प्यार से सजाया है, जो 211 लोगों की कमेटी ने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ जो 211 लोग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाने के बाद आज इस संविधान को लूटा जा रहा है, इस संविधान को मजाक बनाया जा रहा है। जो संविधान को इतना अच्छा लीड करना था, आज उस संविधान का मजाक बनाकर खुद अपने रूल्स बनाए जा रहे हैं। एक गुंडागर्दी चलाई जा रही है। कभी तबरेज अंसारी को मारा जाता है, बीच चौराहे पर रखकर, बीच चौराहे पर बांधकर, एक चोर है बोलकर उसको तबरेज अंसारी को मारा जाता है। अगर एक कुत्ते को भी मारा जाता है रोड पर तो लोग पूछते हैं कि क्यों मार रहा, छोड़ उसे कहीं को मार रहा। मगर जब तबरेज अंसारी को मारा गया कोई पूछने वाला नहीं था। जब पहलू खान को मारा गया तब कोई पूछने वाला नहीं था। कभी शमशीर को मारा गया, कभी समीर को मारा गया। आखिर कब तक मुसलमानों की खून रेजी होती रहेगी? कब तक ये सरकार खामोश बैठती रहेगी? कब तक हम मुसलमान खामोश बैठते रहेंगे?
कब तक हम सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ना है और फिर अपने घरों को जाना है? कब तक आखिर? हमारे मुसलमान भाइयों के खून हो रहे हैं, हमारे मुसलमान लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जाता है, कभी एंटी कन्वर्सेशन बिल लाया जाता है, कभी यूसीसी को लाकर हमें हमारी शरीयत पर चलने से रोका जाता है। आखिर कब तक मुसलमानों को निशाने पर रखा जाएगा? आज वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपको कहीं नजर आ रहा है? हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ये बुलबुलों की हालत आज बहुत बदतर होती जा रही है। एक मस्जिद के इमाम साहब 22 शहर के इमाम साहब को बजरंग दल वीएचपी के लोग गुंडागर्दी करके मार देते हैं, ये सारी गवर्नमेंट खामोश है। एक योगी आदित्यनाथ एक मंदिर का पुजारी चीफ मिनिस्टर बना है, आप सबको मालूम है, मगर वो योगी आदित्यनाथ एक मस्जिद के इमाम को सेफ्टी नहीं दे सकते। ये कैसी मिनिस्ट्री है, ये कैसी सरकार है? हम ऐसी सरकार को नहीं मानते। हम मानते हैं वो सरकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, हम मानते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लोग अपनी तरफ से कानून लागू कर रहे हैं, हम ऐसे कानून को अपनी जूती के नीचे रखते हैं। हम बाबा साहब के कानून को अपने सर के ऊपर रखते हैं, हम बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, मगर ये आरएसएस और बीजेपी जैसे कानून को हम धुतकारते हैं और ललकारते हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद सिर्फ इकट्ठा होना, एक हुजूम की तरह खड़े होना और फिर कुछ लोग अपने ख्यालात का इजहार करें, उसे सुनना और यहाँ से चले जाना अपने घरों में। आज जुमा के जो है स्पेशल खाने खाना नहीं है। हमारा यहाँ पर आने का कुछ मकसद है, हमारा यहाँ पर जुड़ने का कुछ मकसद है, हमारा यहाँ पर एक होने का कुछ मकसद है। मैं गुजारिश करता हूँ आने वाली बीजापुर की इस अवाम से कि आप हमारे मकसद को समझें, आप एक जहती को समझें, आप कौमी एक जहती को समझें, आप आपसी भाईचारा को समझें। हाल ही में जो देश के अंदर जिस कदर हिंदुस्तान जल रहा है, आप खुली नजरों से देख रहे हैं। खास तौर से कम्युनिटी को टारगेट बनाकर इस देश को जलाया जा रहा है। एक ट्रेन में एक आरपीएफ जवान जो कि ऑन ड्यूटी होते हुए जो हथियार से लैस है, जो गवर्नमेंट के हथियार जिसे मुहैया की गई है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाकर बाकायदा उनकी दाढ़ी, उनके लिबास, उनके चेहरे को देखते हुए उन्हें टारगेट बनाकर जिस कदर उन्होंने गोलियां से उन्हें छन्नी किया उनके सीनों को, ये भूला नहीं जाएगा। याद रखो, तुम चाहे उसको पागल साबित करो, तुम चाहे उसको तबीयत से बीमार साबित करो, पर है तो हम उसे मानेंगे इस देश का गद्दार, वो है इस देश का दहशतगर्द। ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ हमला नहीं है, ये दहशतगर्दाना हमला है। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क को जलाने के लिए, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है करने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों को समझना होगा, ये सिर्फ हरियाणा, ये सिर्फ मणिपुर, ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। ये कर्नाटक में आने में भी देर नहीं लगेगी। इस बात को हमें तैयारी में रहना है, हमें हर बात का जवाब देना है। हम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हम हर बात का जवाब देंगे। मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं है। जिस शख्स ने ट्रेन में जिन लोगों को गोलियां से जिनके सीनों पर छन्नी किया, उसके बाद वो शख्स कहता है, पता है आपको क्या कहता है? अगर इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना है। ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा आरएसएस के मुंह से, ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा बीजेपी के मुंह से। ये कोई नया डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग आप पहले भी बजरंग दल वालों के मुंह से सुना होगा। ये डायलॉग आप पहले बीएचपी वालों के मुंह से सुना होगा। ये डायलॉग उसका नया अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ऐसे डायलॉग के जरिए लोगों के जहनों में जहर भरा जा रहा है। जो शख्स एक आतंकवादी हमले के बाद कहता है कि मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करता हूं, तो याद रखो, जब इस कदम का टेररिस्ट इनका फॉलोअर है तो इनके आपा को क्या कहा जाए? आपको शायद याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक को इस देश में ये कहते हुए बयान किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक आतंकवादी है। उसकी एक वजह ये भी बताई गई, उसकी एक याद से आपसे गौर से आपको सुनो, उसकी एक वजह ये भी बताई गई कि इस मुल्क में एक नौजवान ने किसी नौजवान का कत्ल किया, तो उसका जब डाटा निकाला गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअर था।
डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि कत्ल करने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअर है, तो आप आज जवाब दीजिए, ये कत्ल करने वाला आपका फॉलोअर है और आपको क्या कहा जाए? क्यों ना आपको दहशतगर्द कहा जाए, क्यों ना आपको आतंकवाद कहा जाए, क्यों ना आपको आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कहा जाए, क्यों ना आपको खूनी दरिंदे वहशी कहा जाए? बताइए, मुझे सबूत दीजिए अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का आप सबूत दीजिए। जब इस कदर दरिंदे ने एक पब्लिक प्लेसेस पर एक अवाम के दरमियान एक खाकी वर्दी का ऑफिसर जब करता है, तो अवाम के जहन में क्या दहशत पैदा होगी आप सोचिए। जब हमारे ट्रेन बुकी में ये दहशत रहती है कि कभी डाकुओं का हमला होता है, कभी चोरों का हमला होता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पर जो है पुलिस को तैनात किया जाता है। उसको देखते ही मुसाफिर मुतमईन महसूस करता है अपने आप को। क्या महसूस करता है? हिफाजत से अपने आप को महसूस करता है कि मैं सेफ हूं, मैं महफूज हूं। जब उसी खाकी वर्दी में ऐसे दरिंदे छुपे होंगे तो अवाम किससे उम्मीद रखे, किससे अवाम अपनी हिफाजत की उम्मीद रखे और किसके सामने अपनी हिफाजत की गुहार लगाए? आज ये देश वापिस ये देश 1947 से पहले जब अंग्रेजों के हाथ में था, आज ये देश उससे भी बदतर होता चला जा रहा है। जो हालात अंग्रेजों के दौर में थे वापिस वो हालात दोहराए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग का हादसा फिर से इस देश में ये लोग दोहराएंगे। याद रखो, इस देश को दोबारा आजादी की जरूरत है, ये देश को दोबारा आजाद करने की जरूरत है। इन लोगों के हाथ में अगर ये देश रहेगा, बीजेपी का मकसद है, बीजेपी का एजेंडा है। याद रखो, एक बार जब सत्ता हाथ में आई तो देश के अवाम को इस तरह गुर्बत में मुब्तला करो, इस तरह परेशानियों में मुब्तला करो कि वापिस वो सत्ता का ख्याल न करे। ये बीजेपी का एजेंडा है। इसी तरह से देखते देखते दिन ब दिन मणिपुर के बाद में हरियाणा वाला हादसा, दिन दहाड़े सुबह के वक्त एक मस्जिद को जलाया जाता है, दिन दहाड़े, और वहाँ के मौलवी को मारा जाता है, उसके साथ और 2 जनों को मारा जाता है। मौलवी का वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ होता है, कोई एक्शन नहीं, कोई केस नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। उसके बावजूद भी कल रात में 2 मस्जिदों को और जलाया गया। और शर्मनाक बात तो तब है जब ये आरएसएस के बजरंग दल के वीएचपी के गुंडे हथियारों से लैस पुलिस के सामने खड़े हुए और इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और अवाम परेशान है। 144 कलम जारी है और ये हथियार के साथ रास्तों पर है। 144 कलम जारी है, ये रैली कर रहे हैं। 144 कलम जारी है, ये दहशत गर्दाना हमले कर रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ का सीएम क्या कर रहा है? शर्म की बात है। सीएम ये कहता है कि हर एक को हिफाजत देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अगर तुम्हें हिफाजत करना नहीं आता तो कुर्सी छोड़ दो बेशर्मो, कुर्सी छोड़ दो। तुम उस कुर्सी के हकदार नहीं हो, तुम उस कुर्सी के हकदार नहीं हो। हुकूमत हमारे हाथ में दबाएगी, हिफाजत इस शहरी की हम दिखाएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 ये बीजेपी के अनुराग ठाकुर जिसने अपने स्पीच में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इन्होंने ये जहर भर लिया है, ये जहर अवाम में भरा हुआ है कि मुसलमान इस देश का गद्दार है। अरे मुसलमान की कुर्बानी पर तो देश आजाद हुआ है। तुम आज जो देश की आजादी की सांस ले रहे हो वो मुसलमान की कुर्बानी है। ये तुम जिस कदर के अपने स्पीच में बोल रहे हो, यही चीज को इम्प्लीमेंट किया है इस जवान ने। वो पागल नहीं है, वो फॉलोवर है अनुराग ठाकुर का, वो फॉलोवर है अनुराग ठाकुर का, इसलिए उसकी बात को उन्होंने उसने स्ट्रेन में इम्प्लीमेंट किया। ये सोची समझी साजिश है और बताया क्या जा रहा है कि वो पागल है। वो पागल था, इसलिए अगर वो पागल था तो उसके हाथ में हथियार देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो पागल था तो उसे वर्दी देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो मेंटली अगर डिस्टर्ब था तो उसे छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया? उसे बाकायदा ड्यूटी पर क्यों भेजा गया? ये कुछ पागल नहीं है, ये सोची समझी साजिश मुसलमानों कहता है जिस देश के अंदर जेनोसाइड को चलाने की चल रही है। आप ध्यान में रखें, जिस कदर हरियाणा के अंदर कल और मस्जिदें 2 जलाई गई है, खामोश है हुकूमत। हुकूमत तो खामोश है ही है, अपोजिशन भी खामोश। अपोजिशन का भी कुछ रोल नहीं है, अपोजिशन भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि इन्हें पता है अगर हम बोलेंगे तो हमारे हिंदू वोट काटे जाएंगे, हमारे हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। तो नोटों के खातिर लाशों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले बेशर्मों, हमें ऐसे राजनेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं। हमें मौलाना आजाद जैसे, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ऐसे राजनेताओं की हमें आज इस देश में जरूरत है। वापस इस देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे और इंशाल्लाह जरूर आजाद कराएंगे। एक टारगेट तौर पर जिस कदर मणिपुर के अंदर क्रिश्चियनों को टारगेट बनाया गया,
और हरियाणा के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया। कहीं एक दलित लड़की का यहीं पर कर्नाटक बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट में मुद्देबिहार के अंदर एक बाकायदा 4 लोगों ने मिलकर एक दलित लड़की का रेप और मर्डर किया। रेप करके उसको लाकर एडमिट करते हैं, सुबह में 9 बजे उसकी जो है मौत हो जाती है और एडमिट में लिखा तो यह है रिपोर्ट में कि जहर खाया इसने। और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस तैयार नहीं, कवरेज करने के लिए मीडिया तैयार नहीं, एमएलए का पावर, सत्ता का पावर, और आज तक भी मासूम लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उस लड़के की लाश के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 2 दिन पोस्टमार्टम ऑफिस में वो लाश पड़ी रही, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किए। जब एक पोस्टमार्टम डॉक्टर को जब लाया गया था, शराब में मुब्तला डॉक्टर हमारे आंखों के सामने, शराब में मुब्तला, और अंदर जाकर आकर वापिस आधे घंटे के बाद वापिस आकर बोलता वहीं पर रिपोर्ट दे रहा है कि लड़की ने जहर खा लिया। तो फिर रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों करना है भाई? इंसाफ भी तुम करो, कत्ल भी तुम करो, और इंसाफ भी तुम करो। रिपोर्ट आने की जरूरत क्या है? एफआईआर की जरूरत क्या है? कोर्ट और अदालत की जरूरत क्या है? पुलिस स्टेशन की जरूरत क्या है? मैं यहाँ पर अंबेडकर सर्कल में आज खड़े होकर मीडिया चैनल्स के जरिए मैं हमारे बीजापुर शहर के एसपी साहब से खास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुद्देबिहार की उस दलित लड़की के साथ इंसाफ हो, उसकी जांच पिटाई जाए, और जो लोग मुजरिम हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, और इन लोगों को जो लोग इसमें पर्दा डालने की कोशिश की है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर, इन पर भी एक्शन लिया जाए। हमारी दरखास्त है एसडीपीआई और बीजापुर के शहर अवाम की जानिब से। आज शहर बीजापुर के अंदर एक पुरअमन जो है एहतजाज किया गया। मकसद क्या था बोले तो शहर, इस मुल्क के अंदर हालात आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर मुल्क को जो है एक मुल्क में बैठी हुकूमत की जानिब से सपोर्ट करके इस मुल्क के हालात को बिगाड़ कर मुल्क को जलाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, गोलियों से शूट किया जा रहा है। जिस कदर आपने हाल ही में देखा कि एक मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर एक पुलिस ऑफिसर आरपीएफ जवान खाकी वर्दी में हथियार से लेज जिसे गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की गई रहती है, उस हथियार का एक गलत इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लोगों को टारगेट करके उसने वहाँ पर उनको गोलियों से छन्नी किया, और साथ ही साथ अपने एक लीडर को, अपने एक सीनियर आदमी को उसने वहाँ पर शूट किया। ये क्या मानसिकता इस देश के अंदर चल रही है? ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश गवर्नमेंट के जानिब से मीडिया के थ्रू चल रही है। ये गवर्नमेंट का एक सोचा समझा प्लान है। ये नेशनल मीडिया, ये गोदी मीडिया जो कि एक भड़काओ, शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मीडिया के अंदर, मीडिया चैनल्स के अंदर ना किसी डेवलपमेंट की बात होती है, ना हालात पर बात होती है, ना जिस कदर जो है मुसलमान या फिर कोई अदर जो पसमानदा तबकात की जो है उरूज की बात होती है, ना इस देश के हालात को सुधारने की, ना जीडीपी की, ना गरीबी की बात होती है। यहाँ पर बैठकर शाम तक ये लोग जो हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोकर जिस कदर नफरतें उगा रहे हैं, ये उस नफरतों का असर है। वो देश, वो आदमी ट्रेन के अंदर शूट करने के बाद ये बात कहता है कि मीडिया दिखा रहा है, तो उसे हकीकत से वो वाबिस्ता नहीं है, बल्कि मीडिया का घोला हुआ जहर पीकर जो है इस कदर वो हमला कर रहा है। तो समझिए, एक सोचा समझा, एक जिम्मेदार इंसान, एक पढ़ा लिखा आदमी जब इस कदर हरकत कर सकता है, तो ये आम लोगों की जो जाहिल किस्म के जो एक आज पसमानदा तबकात के जो एक स्लम एरिया है, ऐसे लोगों के ऊपर ये क्या इसका असर पड़ेगा? ये मीडिया के अंदर, जैसे कि आप नामी तौर पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एक सुधीर चौधरी जो कि शाम तक अपनी जहर, और अमन चोपड़ा, ये ऐसे लोग जो शाम तक अपने जो है चैनल के अंदर जहर घोलते रहते हैं, इस देश के मामलात को, इस देश के हालात को बिगाड़ने की साजिशें चलते रहते हैं। ये इस देश के असल गद्दार हैं। ये आपको समझना होगा, ये अवाम को समझना होगा कि देश के असल गद्दार यही हैं जो इस देश के हालात को ख़राब करना चाहता है। अवाम परेशान है, 144 कलम जारी है, लोगों को दूध मुहैया नहीं हो रहा, लोगों को सब्ज़ी मुहैया नहीं हो रही। हरियाणा के अंदर दूध और सब्जियां मुहैया नहीं हो रही, वहाँ पर इनको हथियार कहाँ से मुहैया हो रहे हैं? और आम आदमी रोड पर फिर नहीं सकता। आम आदमी के लिए 144 कलम है और दंगाइयों के लिए आज़ादी है। ये कहाँ की हुकूमत है भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की तुम्हारी हुकूमत चलाने की स्ट्रैटेजी है? अगर तुम इस कदर हुकूमत चलाओगे तो ये अवाम तुम्हें जल्द अज जल्द उखाड़ फेंकेगी, याद रखो। और इस देश को ये अवाम दोबारा से बीजेपी से आज़ाद कराएगी। ये वक्त दूर नहीं है, 2024 में आपको ज़रूर दिखाएगी इंशाल्लाह। सर, इस पर एसडीपीआई का क्या एक्शन होगा? सर, एसडीपीआई हमेशा अपने ऐसे जो है देशद्रोही कामों के अंदर जो भी इन्वॉल्व रहता है उसके खिलाफ हमेशा से अपना एहतजाज के तौर पर और एक लीगल एक्शन के तौर पर हमेशा से उतरी हुई रहती है। इसके खिलाफ भी जो है जो भी लीगल तरीके से किया जाना है वो एसडीपीआई ज़रूर करेगी इंशाल्लाह। तो पूरा नाम? मेरा नाम अताउल्ला दराक्षी, मैं एसडीपीआई से बीजापुर शहर का सदर। इस कौम को लेकर अल्लामा इकबाल ने 2 शेर कहे थे। पहला शेर ये था
उनके इतिहास पर, उनके तारीख पर कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस तरह की जो तारीख थी उस पर उन्होंने एक शेर कहा था। फिर एक उन्होंने हालात हाजरा पर उस वक्त के कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने किस लिए कहा था? अगर आपको इस बात समझ में आ गई है तो उस बात को हमें भी समझाइए। प्लीज़ उस बात को कमेंट कीजिए, हमारे इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।